स्वीकार्य अभिवादन। वंदे मातरम। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह और उनके पत्र इस सीरीज में आज प्रस्तुत है आज़ादी की भेंट शहादतें। इस शीर्षक से एक लेखमाला भगत सिंह ने कीर्ति नामक समाचार पत्र में मार्च 1928 से अक्टूबर 1928 तक लिखी थी। इन लेखों के माध्यम से जहां पंजाब के लोगों को भारतीय शहीदों के बलिदान से परिचित कराया गया, वहीं भगत सिंह और उनके साथियों के दिलों में उठते सवाल भी उसमें पढ़े जा सकते थे। लेखमाला विद्रोही नाम से लिखी गई थी। अगस्त 1928 के कीर्ति नामक समाचार पत्र में इस लेखमाला का उद्देश्य बताया गया है। वो लिखते हैं, हमारा इरादा है कि उन जीवनियों को उसी तरह छापते हुए भी उनके आंदोलनों का हाल क्रमशः लिखें, जिससे हमारे पाठक यह समझ सकें कि पंजाब में जागृति कैसे पैदा हुई, फिर काम कैसे होता रहा और किन कामों के लिए, किन विचारों के लिए उन शहीदों ने अपने प्राण तक अर्पित कर दिए थे। तो आइए सुनते हैं आज़ादी की भेंट शहादतें लेखमाला का एक लेख जो श्री मदन लाल ढींगरा पर है। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। अब फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं कि भारतवर्ष की आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानी पंजाब प्रांत ने की है, उतनी किसी और प्रांत ने नहीं की। 20वीं सदी के शुरू होने के साथ ही भारत में एक बार नई अशांति की लहर दौड़ गई, जिसका परिणाम स्वदेशी आंदोलन की शक्ल में प्रकट हुआ। तब भी पंजाब ही बंगाल का साथ दे सका था। गुलामी की जंजीरें दिनों दिन जकड़ी देखकर जब दर्द शुरू हुआ, तब बहुत से नौजवान अपने देश प्रेम में पागल हुए। दिलों को केवल लेक्चरबाजी और प्रस्तावबाजी मात्र से संतोष न दे सके और कुछ दिल जले लोगों ने युग पलट आंदोलन चलाया। ये आंदोलन उन देश प्रेमी युवकों को अपनी ओर खींचने में सफल हो गया और इन परवानों ने स्वतंत्रता देवी के चरणों में अपने जीवन तक बलिदान कर दिए और मुर्दा देश को फिर मृत्यु के प्रति निर्भयता दिखाकर अपने पुराने बुजुर्गों की याद दिला दी। ये युग पलटने वाले या विद्रोही लोग कैसे विचित्र होते हैं। इनका कुछ वर्णन बंगाल के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम ने अपनी विद्रोही कविता में किया है। मौत के हाथ में हाथ डालकर खेल करने वाले, गरीबों के सहायक, आज़ादी के रक्षक, गुलामी के दुश्मन, जालिमों, अत्याचारी और मनमानी करने वाले शासकों के शत्रु, इन विद्रोही वीरों के दिल का, मन का, स्वभाव का, इच्छा का बड़ा सुंदर चित्र उन्होंने अपनी कविता में खींचा है। पहले ही वे कहते हैं, बोलो वीर चिर उन्नत ममशीर, शिर निहारी आमारी नत शिर, ओई शिखर हिमाद्रीर। यानी, हे वीर, तुम एकदम ये कहते हो कि मैं कब से सिर उठाए खड़ा हूँ। मेरा ऊंचा सिर देखकर हिमालय ने भी अपना सिर शर्म से झुका लिया है।
आगे जाकर उसकी सख्ती और नरमी का वर्णन किया है। कहीं वो मौत के साथ नाच रहा है, कहीं वो संसार का एक ही बार में सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। वो बिजली की तरह चमकता है, वो संगीत की तरह मीठा है। विधवा, गुलाम, मजलूम, गरीब, भूखे और पीड़ित लोगों में बैठकर वो लगातार रोता रहता है। ऐसे विचित्र जीव की विचित्र महिमा का वर्णन करते हुए अंत में वे विद्रोही के मुंह से कहलवाते हैं, मैं विद्रोही अब लड़ाई से थक गया हूँ और मैं भी उसी दिन शांत हो जाऊँगा जिस दिन किसी दुखी की आह या चीत्कार आकाश में जाकर आग न लगा सकेगी, यानी कोई दुखी न रहेगा। और जब जालिमों अत्याचारियों की भयंकर तलवार मैदान में चलनी बंद हो जाएगी, तभी मैं शांत हो सकूँगा और हो भी जाऊँगा। ऐसे विचित्र विद्रोही जीव पूरे विश्व से टकरा जाते हैं और स्वयं को जलती आग में झोंक देते हैं। अपना ऐश आराम सब भूल जाते हैं और दुनिया की सुंदरता श्रृंगार में कुछ वृद्धि कर देते हैं। और उनके बलिदानों से ही विश्व में कुछ प्रगति होती है। ऐसे ही वीर हर देश में हर समय होते हैं। हिंदुस्तान में भी यही पूजनीय देवता जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे। हिंदुस्तान में से भी पंजाब ने ऐसे रत्न दिए हैं। 20वीं सदी के ऐसे ही सबसे पहले शहीद श्री मदन लाल जी ढींगरा हैं। वो कोई लीडर तो नहीं थे, उनके जीते जी उनका जीवन चरित्र छापकर 2-2 आने में बिक जाता था। वे अवतार भी नहीं थे। उनकी किन्हीं ऐसी बातों का भी हमें पता नहीं कि हम लिख सकें, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। वो गरीब और एक बदकिस्मत विद्रोही था। उसके पिता ने उसे अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था और उस समय की गरम नेता विपिन चंद्र पाल तक ने उन्हें कोस कोस कर गालियाँ दी थी। तो फिर बताओ, इन हालात में आज 20 साल बाद उनके बारे में तथ्यों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश में कितनी सफलता मिल पाएगी। इन कठिनाइयों में हम उनका जीवन वृत्तांत लिखने बैठे हैं। धीरे धीरे हम लोग उनका नाम भी न भूल जाएं, यही सोचकर आज उनके बारे में जैसे तथ्य मिल सकते हैं वो वृत्तांत पाठकों के सामने रख रहा हूँ। आप शायद अमृतसर के रहने वाले थे, घर से अच्छे थे, बीए पास कर पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। कहा जाता है कि वहाँ आप कुछ अय्याशी में फंस गए। इस बात को यकीनी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, हाँ, लेकिन कोई अनहोनी बात भी नहीं है। उनका मन बड़ा भावुक था, इस बात का प्रमाण भी मिलता है। इंग्लैंड के खुफिया विभाग के प्रसिद्ध जासूस श्री E.T. वुडहाल ने यूनियन जैक नामक साप्ताहिक अखबार में अपनी डायरी छापी थी। मार्च 1925 के अंक में उन्होंने श्री मदन लाल ढींगरा का हाल लिखा है। ये जासूस उनके पीछे लगाया गया था। वो लिखते हैं, ढींगरा वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन, ढींगराज पैशन फॉर फ्लावर वॉज रिमार्केबल। यानी ढींगरा एक असाधारण व्यक्ति था, फूलों के प्रति ज़बरदस्त लगाव था। आगे जाकर उन्होंने लिखा है कि वे बाग के किसी सुंदर कोने में जाकर बैठ जाते और घंटों तक फूलों को एक कवि की तरह मस्त होकर निहारते रहते। देयर इज़ अ मैन टू कीप एन आई ऑन, ही विल डू समथिंग डिस्परेट समडे। यानी उस व्यक्ति पर आंख रखनी चाहिए, किसी न किसी दिन वो कुछ धमाका करेगा। खैर, हम बात कर रहे हैं कि वह शायद अय्याशी में फंस गए थे। उस कहानी के आगे यूँ कि फिर स्वदेशी आंदोलन का असर इंग्लैंड तक भी पहुंचा और जाते ही श्री सावरकर ने इंडियन हाउस नामक सभा खोल दी। मदन लाल भी उसके सदस्य बने थे। इधर हिंदुस्तान में खुले आंदोलनों को दबाने के कारण युग पलट लोगों ने खुफिया सोसाइटियाँ स्थापित कर ली थी। यहाँ तक कि 1908 में अलीपुर की साजिश का मुकदमा बन गया था। श्री कन्हाई और श्री सत्येंद्रनाथ को फांसी मिल गई। धीरेन्द्र और उल्लासकार दत्त को भी उसी समय फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये खबरें इंग्लैंड में भी पहुंची। इन गरम नौजवानों में आग लग गई। कहते हैं कि एक रात श्री सावरकर और मदन लाल ढींगरा बहुत देर तक मशवरा करते रहे। अपनी जान तक दे देने की हिम्मत दिखाने की परीक्षा में मदन लाल को ज़मीन पर हाथ रखने के लिए कहकर सावरकर ने हाथ पर सुआ गाड़ दिया, लेकिन पंजाबी वीर ने आह तक न भरी, सुआ निकाल लिया गया। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। कैसा सुंदर समय था वो। अश्रु कितने अमूल्य और अलभ्य थे। वो मिलाप कितना सुंदर था, कितना महिमामय।
हम दुनियादारी क्या जाने, मौत के विचार तक से डरने वाले हम कायर लोग क्या जाने कि देश की खातिर कौम के लिए प्राण दे देने वाले वो लोग कितने ऊंचे, कितने पवित्र और कितने पूजनीय होते हैं। अगले दिन ढींगरा फिर इंडियन हाउस सावरकर वाली सभा में नहीं गए और भारतीय विद्यार्थियों और विशेष खुफिया पुलिस का प्रबंध करने वाले और उनकी छोटी मोटी आज़ादी को कुचलने वाले सर कर्जन वायली, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उनके द्वारा चलाई गई हिंदुस्तानी विद्यार्थियों की सभा में जा शामिल हुए। ये देखकर इंडियन हाउस वाले लड़कों को बड़ा जोश आया और उन्होंने उन्हें देशघातक, देशद्रोही तक कहना शुरू कर दिया। लेकिन उनका गुस्सा भी तो सावरकर ने यह कहकर शांत किया कि आखिर उन्होंने हमारी सभा को चलाने के लिए भी तो सर तोड़ प्रयत्न किया था और उनकी मेहनत के फलस्वरूप ही हमारी सभा चल रही है, इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। खैर, कुछ दिन तो चुपचाप गुजर गए। 1 जुलाई 1909 को इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हाल में एक बैठक थी। सर कर्जन वायली भी वहां गए हुए थे। वो 2 और लोगों से बात कर रहे थे कि अचानक ढींगरा ने पिस्तौल निकालकर उनके मुंह की ओर तान दी। कर्जन साहब की डर के मारे चीख निकल गई, लेकिन कोई इंतजाम होने से पहले ही मदन लाल ने 2 गोलियां उनके सीने में मारकर उन्हें सदा की नींद सुला दिया। फिर कुछ संघर्ष के बाद पकड़े गए। बस फिर क्या था, दुनिया भर में सनसनी मच गई। लोग उन्हें गालियां देने लगे। उनके पिता ने पंजाब से तार भेजा कि ऐसे बागी, विद्रोही और हत्यारे को मैं अपना पुत्र मानने से इनकार करता हूँ। भारत में बड़ी बड़ी बैठकें हुई, भाषण हुए, प्रस्ताव पास हुए, सब उनकी निंदा में। मुकदमा चल रहा था। मदन लाल बड़े खुश थे, बड़े शांत। सामने दर पर मौत खड़ी देखकर भी वो मुस्कुरा रहे थे, निर्भय थे। वो वीर विद्रोही थे। उन्होंने अंत में बयान दिया, वो आपकी नेक दिली, आपकी देशभक्ति और योग्यता का बड़ा भारी सबूत है। उनके शब्दों में ही हम बता देते हैं। मैं मानता हूँ कि उस दिन मैंने एक अंग्रेज़ का खून किया और कहता हूँ कि ये उन निर्दयता भरी सज़ाओं का मामूली सा बदला है जो कि हिंदुस्तानी और देशभक्त नौजवानों को फांसी और काले पानी की दी गई। मैंने इस काम में अपने ज़मीर के सिवा किसी और से सलाह नहीं ली, अपने फ़र्ज़ के सिवा किसी से साजिश नहीं की। ये मेरा विश्वास है कि एक राष्ट्र जिसे विदेशी लोगों ने बंदूक से दबा दिया है, वो हमेशा युद्ध की स्थिति में होता है। और चूँकि हथियार छीनकर खुली लड़ाई असंभव बना दी जाती है, मैंने छिपकर बिना बताए हमला किया है, क्योंकि हमें बंदूकें रखने से मना किया गया है। मैं एक हिंदू के रूप में समझता हूँ कि मेरे देश के साथ किया गया अन्याय ईश्वर का अपमान है, क्योंकि देश की पूजा श्री रामचंद्र जी की पूजा है और देश की सेवा श्री कृष्ण की सेवा है। एक गरीब और मूर्ख मेरे जैसे नौजवान के पास अपनी माता की सेवा में भेंट करने के लिए अपने रक्त के सिवा और कुछ भी नहीं है। सो मैंने यह रक्त भारत माता के चरणों में चढ़ाया है। इस समय यदि हिंदुस्तान को किसी सबक की ज़रूरत है तो ये कि मरना कैसे चाहिए, और इसे सिखाने का तरीका है कि हम खुद मर कर दिखाएं। इसलिए मैं मर रहा हूँ। इसीलिए मुबारक हो शहीदाना मौत। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदुस्तान और अंग्रेज 2 राष्ट्र रहेंगे और इनका अस्वाभाविक गठबंधन बना रहेगा। मेरी ईश्वर से आगे यही प्रार्थना है कि मैं फिर इसी माँ की गोद में जन्म लूँ जब तक वो स्वतंत्र ना हो जाए और उन्नति योग्य ना बन जाए। मैं यहीं जन्मता रहूँगा और मरता रहूँगा। वंदे मातरम। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग
दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। 16 अगस्त 1909 का दिन इतिहास में याद रहेगा। उस दिन इंग्लैंड में हिंदुस्तानी युग पलट पार्टी की आवाज़ मुंजाने वाला ढींगरा वीर अपनी मतवाली चाल चलते हुए तख्ते पर जा चढ़ा। श्रीमती एग्निस एक जगह इस घटना का जिक्र करते हुए लिखती हैं, सहारा देकर ले जाने वाले व्यक्तियों के हाथ पीछे झटक कर वो कहने लगा, मैं मौत से नहीं डरता। फांसी के तख्ते पर खड़े हुए से पूछा जाता है, कुछ कहना चाहते हो? तो उत्तर मिला, वंदे मातरम, माँ तुम्हें नमस्कार। वो वीर फांसी पर लटक गया और उसकी लाश भीतर ही दफना दी गई। हिंदुस्तानियों को उसकी दाह क्रिया करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। धन्य था वो वीर, धन्य है उसकी याद। मुर्दा देश के अमूल्य हीरे को बारंबार नमस्कार। श्री मदन लाल ढींगरा पर लिखा भगत सिंह का ये पत्र अब समाप्त होता है। भगत सिंह के अगले संदेश के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।